तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य जो भी खाना खाता है वो माउथ से एनस तक यानी मुख द्वार से गुदा द्वार तक ये पूरा भोजन ट्रैवल करता है, यात्रा करता है, और उसके बीच में उस भोजन से जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, विटामिन्स हो या वाटर ही क्यों ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उसे ब्लड में डालकर वो ब्लड फिर पूरे शरीर में उस भोज्य पदार्थ को ले जाता है और जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है वहाँ उसका उतना उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसे डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में और भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले एनाटॉमी की बात करेंगे हम। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिजियोलॉजी की हम बाद में बात करेंगे कि फिजियोलॉजी मतलब जो कार्य की यानी फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा माउथ का हिस्सा है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्यूका लिखा हुआ है, ये थोड़ा दूसरी भाषा में, तो ये बकल कैविटी कहेंगे हम इसे। पूरा मुख का जो ये खाली स्थान होता है स्पेस से कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बाहर तो ये लिप्स है, माउथ है ना, के सबसे आउटर में लिप्स, और उसके अंदर डेंटिस यानी दांत। ठीक है, फिर लिंगुआ यानी जीभ, ये पूरा एरिया जीभ का है। फिर यूव्यूला लिखा हुआ है पीछे, और ये पैलेटो यानी पैलेट रीजन होता है ऊपर की तरफ, तालू। ठीक है, तो ऊपर हो गया तालू, जीभ, दांत, और ये पीछे यूव्यूला रीजन जहां पर फेरिंग्स और लेरिंग्स होता है पीछे। ठीक है, फेरिंग्स जहां पर नाक और मुंह आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं फेरिंग्स, और जहां से मैं बोल रहा हूं, जहां से हम बोलते हैं, आवाज जहां से आती है उसे बोलते हैं लेरिंग्स। ठीक हो गया, और वहीं नीचे फिर आगे प्रोसेस बढ़ती है। देखो ये फेरिंग्स, लेरिंग्स, और यहाँ से एक तो फूड पाइप है, ये इसोफेगस है ना, और एक ये जो ट्रेकिया है फेफड़ों की तरफ जो जाता है वो है। ठीक हो गया, इसीलिए कभी कभी खाना यहाँ पे फंस जाता है तो फेफड़ों की तरफ चला जाता है, तो वो खांस खांस के छींक छींक के बाहर निकलता है फिर, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो जीभ है उसके बाहर है दांत। दांत हमारे 4 टाइप के हैं, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 2 1 2 3 के ग्रुप में रहते हैं। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो ये एक तरफ होता है ऊपर, फिर 2 1 2 3 इधर होंगे, फिर 2 1 2 3 इधर, 2 1 2 3 इधर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ये 4 ऐसे होते हैं। 32 टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक हो गया, अब ये जो हमारे दांत है ना, ये वाले कैनाइन, ये जो दांत हैं वो मांसाहारी जीवों में होते हैं अभी भी। तो इस दांत से हमें ये प्रूफ होता है कि हम पहले, हमारे जो पूर्वज थे वो मांसाहारी रहे होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं उनके ये वाले लंबे होते हैं। ठीक है, ये देखो मेरे बहुत लंबे हैं, इसका मतलब हम भी शिकारी हुआ करते थे पहले। ठीक है, तो ये रूडिमेंट्री ऑर्गन्स है, डेवलप्ड नहीं है अभी, क्योंकि अब मांसाहारी तो है नहीं, हम सर्वाहारी हैं, सिर्फ मांस पे ही जिंदा रहने वाले नहीं है। तो ये दांत उस चीज के लिए, चीरने फाड़ने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दांत डेंटल फॉर्मूला 2123/2123 हमारा होता है। ठीक हो गया, इसके बाद ये जो जीभ है हमारी, जीभ में छोटे छोटे टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ये जो टेस्ट बड्स होते हैं ये तीखा, मीठा, खट्टा, नमकीन, ऐसे अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, और यहाँ से टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं और ब्रेन की तरफ वो न्यूरॉन्स ले जाते हैं सिग्नल्स को, और उससे पता चलता है कि कौन सा टेस्ट क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ 3 यहाँ पर लार ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक है, सलाइवरी ऑर्गन्स, सिलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये सिलिवरी ग्लैंड्स 3 है। पहला सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीभ, सब मतलब नीचे, तो लिंगुअल, सब लिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। ठीक है, दूसरा है सब मैंडिबुलर, मैंडिबल वाले ऑर्गन के नीचे। ठीक है, ये थोड़ी और गहराई में होती है सब मैंडिबुलर। और तीसरा पैरोटिड, पैरोटिड यहाँ तालू के पीछे, लेरिंग्स के आसपास। ठीक है,
तो ये तीन जो ये येलो कलर में दिखाई हुई है, ये तीन क्या है? हाँ, सेलेवरी ग्लैंड्स, जिसमें सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। लार क्या है? लार में एक तो सिलिवरी अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है, ये दो केमिकल्स होते हैं, और बाह्य जो बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं उनको मारते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का थोड़ा सा डाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स आती है। फेरिंग्स के पास ये एपिग्लोटिस होता है। जब आप कार्टून में देखते होंगे कि कार्टून में जोर से कोई बच्चा रोता है करके, तो उसमें गले में घंटी जैसी लटकती है ना, तो वही होती है एपिग्लोटिस। हिंदी में बोलते हैं उसे घाटी ढक्कन। हिंदी के नाम बायोलॉजी में थोड़ा अजीब से होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के नाम इसलिए परफेक्ट माने जाते हैं, इसलिए हायर स्टडी भी यहाँ इंग्लिश में ज़्यादा कराई जाती है। हालांकि हिंदी में भी होनी चाहिए, लैंग्वेज की बाध्यता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कुछ सिंपल वर्ड्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी सांस लेने में फूड पाइप बंद हो जाता है, इसोफेगस, खाने वाली नली, और जब हम खाना खाते हैं तो ये जो ट्रेकिया है यानी फेफड़े की नली, वो बंद कर दी जाती है इस एपिग्लोटिस के कारण, ठीक है। ये फेरिंग्स में होता है। उसके बाद लैरिंग्स, जहां से आवाज आ रही है, बातचीत हो रही है, और उसके बाद ये ईसोफेगस, ये नली है, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस इसका काम है कि धीरे धीरे जो खाना है उसे छोटे छोटे बोलस के रूप में, जब दांतों से चबाया जाता है और उसमें लार मिला दिया जाता है, तो वो छोटे छोटे बोलस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी रूप में वो नीचे नीचे जाता है। बोलस एक, जैसे हम बोलते हैं ना, एक निवाला, एक घास, तो निवालों के रूप में वो अंदर जाता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर पाया जाता है स्फिंक्टर्स। अब नीचे वाला हिस्सा शुरू होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी वाला, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में सबसे पहले आता है ये स्टोमक, ठीक है। ये दूसरी भाषा में लिखा हुआ है स्टोमैको, क्योंकि ये बुक, ये जो क्रिएटिव कॉमन वाली इमेज मुझे यही मिली। क्रिएटिव कॉमन मीन्स हम लाइसेंसेबल है, इसमें हम यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो यही वाली इमेज मिली तो हम ऐसे समझ सकते हैं। वैसे बुक्स में है, एनसीईआरटी में ये पूरा डायग्राम अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टोमक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भोजन यहाँ आता है तो यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, इसके आने टाइम में भी एक दरवाजा जैसा होता है, स्फिंक्टर खुलता है फिर बंद हो जाता है, जब जरूरत होती खुलेगा फिर बंद हो जाता है, और ये स्फिंक्टर बंद होता है जिससे खाना वापस ऊपर की तरफ भी नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा स्फिंक्टर यहाँ भी होता है एक, जहाँ से फिर छोटी आंत शुरू हो रही है ना। तो जहाँ पर इसोफेगस खत्म होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर है, और इसमें लगभग 3 से 4 घंटे खाना रहता है जब खाना खाया जाता है। स्टोमक की जो दीवार होती है, वॉल, इंटरनल वॉल, वो सिक्रेटरी होती है, वो कई सारे एंजाइम्स और कई सारे एसिड्स को सीक्रेट करता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज, अमाइलेज, और भी कई सारे हैं। यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता और सभी का पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जल भी एब्जॉर्ब हो जाता है, अल्कोहल भी एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली, समझ रहे। तो ये स्टोमक भोजन को तोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, ठीक है। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए भी यहाँ पे होता है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, फैट तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है ना, और भी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं या दूसरे जो कंपाउंड्स हैं तोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एंजाइम होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि स्टोमक खुद प्रोटीन का बना हुआ है ना, तो प्रोटीन डाइजेशन के एंजाइम है, तो प्रोटीन का ये बना हुआ स्टोमक खुद को क्यों नहीं पचा लेता है, खुद को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता है? कभी सोचा ऐसा? ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि सबसे बाहरी जो लेयर है उसमें म्यूकस की एक परत चढ़ी रहती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं वो इस पर काम नहीं करते हैं खुद पर। लेकिन क्या होता है, जब हम कभी बहुत लंबे समय तक उपवास में रहते हैं, है ना, खाना कम खाते हैं या ऐसा खाना खाते हैं जिससे कि एसिड ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह, तो उससे क्या होता है, ये जो HCl सीक्रेट हो रहा है ये खुद पर भी इफेक्ट करने लग जाता है और अल्सर्स क्रिएट करता है, घाव बना देता है हाथों पर, और वो बहुत डेंजरस होते हैं, समझ रहे हैं, वो बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमारे फूड साइकिल का स्टोमक और इंटरनल ऑर्गन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें खाना बड़ा सही से खाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये स्टोमक खत्म होता है
यहाँ पर फिर ये छोटी आंत शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जो छोटी आंत है ये 3 पार्टों में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ये ड्यूडेनो, जेजुनो, इलियो लिखा हुआ ना, तो ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, यानी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वो तोड़े जाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा एमिनो एसिड्स में, है ना, और बड़े फैट्स जो है उन्हें फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स में या माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाएगा, छोटे छोटे। इसके साथ साथ जो दूसरे हैं कंपाउंड्स, उनको वैसे ही तोड़ दिया जाएगा। समझ रहे? कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उन्हें मोनोसैकेराइड्स में तोड़ दिया जाएगा। समझ रहे? जैसे पॉलीसैकेराइड स्टार्च है तो उसे तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? और यहीं पर इन तीनों में ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। डाइजेशन तो होता ही है, मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? इसके चारों तरफ ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अंदर से ये विलाई के रूप में रहते हैं, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स। कैसे दिखाता हूं आपको मैं। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो अंदर से इसकी जो आंतरिक लेयर होती है वो इनफोल्डिंग्स के रूप में रहती है, ऐसे फोल्ड्स। ठीक है, और एक फोल्ड आप देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसे फोल्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं विलाई। ठीक है, ये एक विलाई है, दूसरा विलाई है, और इसके बीच बीच में यहाँ पर ब्लड की कैपिलरीज भी होती है। ठीक है, यहाँ से जाने वाली ऐसे ऐसे फैली होंगी इसके चारों तरफ। समझ रहे? तो आर्टरीज और वेन्स की कैपिलरीज होंगी। तो और इसके साथ साथ यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक डक्ट्स भी होती है, लिम्फ जिसमें भरा रहता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वाटर है, ठीक है, वो तो सब कहाँ जाएगा? वो तो सब जाएगा इन ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरीज में। फैट डाइजेस्ट होगा वो जाएगा इन लिम्फेटिक डक्ट्स में। ठीक है, जिससे पूरे शरीर में फिर ये भेजा जाएगा। फैट तो अलग अलग जगह स्टोर हो जाएगा, लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक टिश्यूज में, हिप रीजन में, पेट में, छाती में, अलग अलग जगह। और जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज या विटामिन या दूसरे वाटर वगैरह जो है वो सब ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उसमें जाते हुए पूरी बॉडी में चला जाए। ठीक है, जहां जिसकी जरूरत होगी वहां चला जाए। इसके बाद ये जो छोटी आंत है, इसके बाद यहां से बड़ी आंत शुरू होती है। ये पूरा एरिया है, ये है बड़ी आंत, जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, जैसे छोटी आंत के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट है ये सीकम, ये सीकम, फिर कोलन और रेक्टम। यहां पर रेक्टम होगा। ठीक है, ये जो रेक्टम पार्ट है, यहां पर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, फीसेस है, पॉटी जिसे बोलते हो, ठीक है, वो इकट्ठा होती है यहां पर। ठीक है, और एक निश्चित लेवल के बाद फिर पेन होने लग जाता है और बॉडी को सिग्नल जाते हैं कि आप बाहर होके आइए, सुबह सुबह जैसे होता है, और फिर ये एनस से बाहर कर दिया जाता है। एनस में भी एक स्फिंक्टर होता है। समझ रहे? अब जो बड़ी आंत है उसका काम क्या है? एक तो वाटर का डाइजेशन करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, सबसे ज्यादा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होता है। इसके साथ साथ कई सारे विटामिन है, विटामिन के, उनको एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बैक्टीरिया भी रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, यानी सहजीवी, दोनों को फायदा होने वाले संबंध में। उसका नाम है ई कोलाई, एस्रिचिया कोलाई, क्योंकि वो कोलन में रहता है हमारे, इसलिए कोलाई बोलते हैं उसे। ठीक है, हमारे शरीर के कोलन में रहता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है कि फूड को तोड़कर उसे विटामिन के और विटामिन दूसरे विटामिन में भी कन्वर्ट करता है, तो हमारी मदद करता है वो। समझ रहे? और उसको उसके लिए फूड भी मिलता है। इसके साथ साथ जो ज्यादा रेक्टम में खाना इकट्ठा हो जाता है बहुत लंबे समय तक, या बड़ी आंत में फंसा रहता है, जो सही से आहार नहीं लेते, खाना सही से नहीं खाते हैं, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर बहुत इकट्ठा हो रहता है। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और फिर गैस निकालेगा वो बहुत, ठीक है। और उसी गैस के कारण फिर हम लोग भी गैस निकालते हैं और बम्बार्टमेंट करते हैं ठीक है। तो ये जो गैस है वो इसी इकोलाई बैक्टीरिया के कारण निकलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे सहायक ऑर्गन्स भी हैं, जैसे ये है लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। बाइल जूस ये इकट्ठा होती है यहाँ पर, बाइल जूस जो यहाँ पर बनेगा लीवर में वो इकट्ठा होगा इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में ये इकट्ठा रहेगा और जब जरूरत होगी ये यहाँ नीचे चला जाएगा। ये जो छोटी आंत है ना, यहाँ डियोडेनम है, ये जो डियोडेनम है यहाँ पर क्या होता है, डियोडेनम में एक तो लीवर से डक्ट आती है ये, ठीक है, बाइल डक्ट बोलते हैं उसे, क्योंकि बाइल जूस लेके आ रही हो यहां से ही, ठीक है। और दूसरा ये जो पेनक्रियाज है, ये देखो ये वाला पेनक्रियाज है, अग्नाशय, ये भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेके आता है, तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है, दोनों मिल जाती हैं और यहाँ पर डियोडेनम में ये जाके मिलती है। यानी एक आई है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से यानी हेपेटिक, एक आई ये वाली डक्ट यानी पेनक्रियाटिक, हेपेटिक मतलब लीवर से आई हुई, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास से आई हुई, तो यहां से दोनों मिलती हैं और इसे बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, समझे। तो ये कहलाएगी हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट और ये डियोडेनम में जाके मिल जाएगी। और ये जो हेपेटिक डक्ट है जिसमें बाइल आ रहा है उसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलके आते हैं जो पेनक्रियास से आते हैं, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होंगे और भी दूसरी चीज़ें होंगी बहुत सारे, जिससे कि अलग अलग चीज़ें डाइजेस्ट होंगी, समझ रहे। तो ये चीज़ें मिलकर आगे बढ़ेंगी और ये पूरा का पूरा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया, कोई क्वेश्चन है आपके? तो ये हमने पढ़ी आज एनाटॉमी और थोड़ी सी फिजियोलॉजी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।